इस कथा के समस्त पात्र काल्पनिक, उनका नामकरण, घटनाएं एवं चरित्र संपूर्ण तौर पर काल्पनिक है। ये बात पुस्तक के शुरुआत के पन्नों पर अंकित की गई है। हमारे साथ बालेंद्र द्विवेदी जी हैं, जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के हैं और अपनी ड्यूटी के बाद अपना कीमती समय निकालकर समाज में व्याप्त लोगों के आमजन के दर्द और उनकी पीड़ा को कैसे अपने उपन्यासों में संकलित करके और उनके गहन अध्ययन के बाद ही अपनी पुस्तकों में अंकित करते हैं। और जो है ऐसी 5 पुस्तकें लिख चुके हैं, जिनमें 2 उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, वाया फुर्सतगंज और मदारीपुर जंक्शन। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनकी पुस्तकों में जो भी पात्र होते हैं, वो क्षेत्रीय भाषा के अनुसार ही उनको जो है उनकी उपन्यास में उनको लिखा जाता है। आइए ऐसी शख्सियत जो समाज का दर्द और पीड़ा कैसे अनुभूत करती है और कैसे उसका व्याख्यान अपनी पुस्तकों में करती है, आइए बात करते हैं बालेंद्र द्विवेदी जी से। जी, बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि आपने बताया, अभी तक मेरी 5 पुस्तकें आ चुकी हैं और मदारीपुर जंक्शन मेरा पहला उपन्यास था, वाणी प्रकाशन से 2017 में छप कर आया था। इसके बाद 2021 में वाया फुर्सतगंज मेरा उपन्यास छप कर आया। दोनों ही उपन्यास व्यंग्यात्मक शैली में हैं और व्यंग शायद मेरे व्यक्तित्व के सबसे करीब है। मैं कहना चाहूँगा कि व्यंग जब उस परिस्थिति में ही उपजता है जब हमारे आसपास कुछ विद्रूप हो रहा होता है और उसको दूर कर पाने में हम अपने को असमर्थ पाते हैं। सभी के उन समस्याओं से, उन विद्रूपताओं से जूझने के अपने तरीके होते हैं और मेरा अपना कलात्मक तरीका है। मैं साहित्य के माध्यम से उसको कहीं न कहीं से अपने उस कुंठा को निकाल पाता हूँ। मदारीपुर जंक्शन में जो हमारा सामाजिक ताना-बाना है, जो जातिगत जकड़बंदी है, जिससे हमारा समाज सदियों से जूझ रहा है, उसको मैंने केंद्र में रखा है। जबकि वाया फुर्सतगंज की जो केंद्रीय विषय वस्तु है, वो है जो हमारा वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, जिससे सभी जीवन के सभी अंग जुड़े हुए हैं, प्रभावित होते हैं और प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। चाहे वो हमारा समाज हो, चाहे हमारा धर्म हो, चाहे हमारा प्रशासन हो, चाहे हमारी न्याय व्यवस्था हो या जो कुछ भी हो। तो मैं कहीं न कहीं इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि जो हमारी आदर्श राजनीतिक व्यवस्था हो सकती थी और जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है, दोनों के बीच का जो अंतराल है, उसकी वजह से कितनी तरह की अ, विद्रूपताएँ, कितनी तरह की खराबियाँ, कितनी तरह की खामियाँ हमारे आस-पास दिखाई देती हैं। और कहीं न कहीं से इसको मैंने एक ऐतिहासिक चरित्र से भी जोड़ने की कोशिश की है। एक मिथक के तौर पर मैंने एक जोखन सिंह का चरित्र लिया है, जो किसी ज़माने में जो प्रतिष्ठानपुर हुआ करता था, आज के प्रयागराज के बगल में, उस प्रतिष्ठानपुर का राजा 11वीं सदी में हुआ हरबेंग सिंह। और उसके बारे में, उसकी राज व्यवस्था के बारे में ये कहावत कही जाती थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा। तो जोखन सिंह जो उस पात्र है, उस हरबेंग सिंह का ही एक वंशज है। हालाँकि वास्तविक तौर पर जोखन सिंह कभी भी अस्तित्ववान नहीं है। लेकिन हमारा जो समाज है, उसके जो आस-पास की जो व्यवस्था है, और ढेर सारे जोखन सिंह जैसे लोग मिल जाएँगे। तो मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर हरबेंग सिंह का कोई वास्तविक उत्तराधिकारी आज के दौर में होता, तो वो किस तरह की सोच रखता, किस तरह से वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से लड़ रहा होता और उसकी परिणति क्या होती। तो ये मेरे 2 मूल उपन्यास हैं और मैं उपन्यास में ही फ़िलहाल काम करने की क्षमता रखता हूँ या कोशिश करता हूँ। आपके उपन्यासों में ये देखने को मिल रहा है कि ये जो मतलब आम जनता का दर्द, समाज में व्याप्त बुराइयां, इनको आपने व्यंग्य के तौर पर लिखा है। तो व्यंग्य के तौर पर ही आपने सभी माध्यमों को उजागर किया है, जो बुराई या मतलब बुराई या कह लीजिए कि कमियां हैं, खामियां हैं। तो इनके बारे में जरा प्रकाश डालिए आप जरा। कैसे
देखिए, मैंने जैसा कि अभी कहा कि व्यंग जो है सामान्य अवस्था में नहीं उपजता है। व्यंग उस अवस्था में उपजता है जब व्यवस्था जैसी होनी चाहिए थी और व्यवस्था जैसी है। दोनों के भीतर का जो हमारा आत्मसंघर्ष चलता है और उसमें हम कहीं न कहीं से उस पीड़ा से गुज़रते हैं, उस मनस्थिति से गुज़रते हैं कि काश ये व्यवस्था ऐसी होती, आदर्श होती, या इस व्यवस्था को आदर्श बनाने में हमारा भी कोई योगदान होता, या काश मैं वर्तमान परिस्थिति में कुछ सुधार ला सकता। तो ये जो काश है, जो अ, एक तरीके का विक्षोभ है, जो एक तरीके का आत्मसंघर्ष है, वो अ, किसी न किसी रूप में व्यंग के माध्यम से निकलता है। और व्यंग में भी मैं कोशिश करता हूँ कि व्यंग में आंचलिकता रखूँ। आंचलिकता भी सायास नहीं है, चूँकि मैं खालिस गाँव का आदमी हूँ, गाँव से निकल कर शहर में आया हूँ। तो मैं अभी भी जो जीवन जीता हूँ, मेरे व्यक्तित्व में जो अभी भी जो जो चरित्र तैरता है, जिन चरित्रों को मैं अपने लेखनी के माध्यम से अपने उपन्यासों में सहजता से ले आ पाता हूँ, वो वही चरित्र होते हैं जो आंचलिक तौर पर हमारे आपके आसपास ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई देते हैं। और मुझे लगता है कि अगर कोई गाँव का आदमी है और चाहे वो पिछले 40 वर्षों से गाँव को लगातार देखता आ रहा है, तो जो विद्रूप 40 वर्ष पहले था, वो विद्रूप आज 40 वर्ष बाद कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ा ही है। तो मैंने जिस गाँव में जन्म लिया और जिस गाँव को मैंने बड़ा होते हुए निरंतर देखा है, वो विद्रूप निरंतर बढ़ता गया है और उस विद्रूपता के बढ़ते जाने के ही कारण कहीं न कहीं व्यंग मेरे जीवन का, मेरे लेखनी का अनिवार्य हिस्सा बनकर रह गया है। समाज को जगाने का आपका ये उपन्यास दिखा रहे हैं कि आप समाज को जगाने की भावना रखते हैं और कैसे समय निकालते हैं और कहाँ से ये संकलन करते हैं, इतना विस्तृत संकलन जो है रहता है जो? देखिए, समाज को साहित्य तो हमेशा समाज को दिशा देता है, समाज को रास्ता दिखाता है। लेकिन साहित्य का एक और भी काम है। साहित्य का एक सबसे बड़ा काम है इंसान को इंसान बनाए रखना। जो हमारी मरती हुई संवेदना है, उसको पुनः से संचित करना, उसको एक इंसान के भीतर जो बैठा हुआ मनुष्य है, उसकी संवेदनशीलता को उकेरना। कई बार ऐसा होता है कि हम जो जीवन जी रहे होते हैं, उसमें इतनी जड़ता होती है, इतना इतना बनावटीपन होता है, या कहें कि इतना मशीनीकरण हो जाता है कि हमारी संवेदनाएँ धीरे-धीरे मरने लगती हैं। और आप चूँकि मीडिया से हैं, आप देखते होंगे कि रोज़ कोई न कोई जब ऐसी घटना होती है, तो हम उस घटना के प्रति संवेदित होने के बजाय, हम उस घटना को केवल एक घटना के रूप में लेते हैं, हमारे सेहत पर या हमारी मानसिकता पर उसका कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ता। मेरी कोशिश ये है कि अपने चरित्रों के माध्यम से, अपने उपन्यासों के माध्यम से पाठक की या आम जनमानस की उस मरती हुई संवेदना को ज़िंदा कर सकूँ, उसे पुनः एक मुकम्मल मनुष्य बना सकूँ। जहाँ तक सामग्री संचयन की बात है, मैं इस मायने में कहना चाहूँगा कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये सामग्री संचयन निरंतर चलता रहता है। जैसे कोई चिड़िया घोंसला बनाती है, तो वो एक-एक तिनका बटोर कर लाती है और फिर महीनों में जाकर कोई उसके रहने के लिए घोंसला बन पाता है। मेरे लिए उपन्यास भी कदाचित ऐसा ही है। मैं बहुत महीनों, बल्कि मैं कहूँ सालों तक कहानी के प्लॉट पर सोचता हूँ, कहानी का जो परिवेश है, कहानी का जो अ, एक तरीके से उसके पात्रों का जो गठन है, उनका चरित्र चित्रण है, उनका विस्तार है, या उनका एक दूसरे के साथ जो आपसी संघर्ष पूरे उपन्यास में चलता है। वो एक लंबी प्रक्रिया होती है और वो उससे मैं निरंतर संकलित करता रहता हूँ और तब जाकर कहीं एक उपन्यास मुकम्मल हो पाता है। इसकी शोध और स्रोत क्या है इसकी? शोध तो जीवन से बड़ा कोई शोध और स्रोत नहीं हो सकता। जो जीवन हम रोज़ जीते हैं, जो हमारे आसपास का समाज है, वो कोई उसका एक निश्चित क्षेत्र नहीं है, एक निश्चित दायरा नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है मैं आपसे कोई बातचीत कर रहा हूँ, वहाँ से कोई चरित्र मुझे सूझ जाए। हो सकता है मैं अपने दफ़्तर में बैठा हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति मिलने चला है जिसके पास एक जीवन का एक लंबा संघर्षमय अनुभव हो,
उससे कोई चरित्र दिख सकता है। हो सकता है मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, वहाँ से कोई चरित्र मुझे दिख सकता है। हो सकता है कि मैं जिस रास्ते से होकर जा रहा हूँ, वहाँ कोई घटना ऐसी घटित हो, जो मेरे लिए स्रोत बन जाए। तो ये एक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए हम कोई स्थान या कोई समय नियत नहीं कर सकते। ये हमारी आम दिनचर्या में आने वाले समस्त अनुभवों का एक तरीके से निचोड़ है, जो हमारे स्रोत और हमारे संपूर्ण रसायन का कारण बनती है। जहाँ तक मेरी हमने जो देखा आपकी किताबें पर ध्यान दिया है जिस तरह से, तो उसमें राजनीति और समाज की जो है जनप्रतिनिधियों की तरफ आपका जो है कहीं न कहीं इशारा करती है। देखिए राजनीति और समाज दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं और आज का जो समाज है बहुत ही जागरूक समाज है और उसकी सबसे ज़्यादा अगर जागरूकता उसकी किसी क्षेत्र में आई है तो वो राजनीतिक जागरूकता की। हमारी पहचान सबसे ज़्यादा एक राजनीतिक पहचान बनकर रह गई है। ये बहुत मायनों में एक अच्छी भी बात हो सकती है और बहुत मायनों में इसका एक नकारात्मक पक्ष भी हो सकता है। क्या राजनीति एक मजबूत समाज की अपेक्षा अगर राजनीति मजबूत होगी तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे जो है जीवन पर? देखिए राजनीति तो समाज को बेहतर बनाने के लिए है और राजनीति ज्यों-ज्यों ऊँचाई प्राप्त करती जाएगी, समाज उतना ही बेहतर होता जाएगा। हमारे संविधानवेत्ताओं ने एक बहुत ही मुकम्मल संविधान इस देश के लिए बनाया था और जितना बेहतर राजनीतिक ताना-बाना होगा, जितना स्वच्छ, जितना निर्मल, जितना टिकाऊ और जितना भविष्य दृष्टि, उतना ही हमारा समाज ऊँचाई प्राप्त करेगा, ऐसा मेरा मानना है। वर्तमान समय में राजनीति अब धर्म से जुड़ रही है। इस पर आपने क्या कोई सोचा है किताब लिखने को या ऐसा कुछ आपके मन में क्या विचार है इस पर बताएँगे? नहीं, मैंने ऐसा कोई विषय नहीं सोच रखा है, हालाँकि जो हमारा संविधान है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है और महात्मा गांधी का कथन मुझे याद आता है, उन्होंने कहा था कि धर्म और राजनीति दोनों अलग-अलग हैं और धर्म को राजनीति से अलग करके एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि राजनीति का कोई धर्म नहीं होता और धर्म की कोई राजनीति नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी बात है और हमें इसी लिहाज से चलना है। धर्म अगर हम नीतिगत संदर्भों में देखें तो धर्म नैतिकता के संदर्भ में देखें तो राजनीति का भी एक धर्म होता है और वो उसका सबसे बड़ा धर्म है जिसमें राजनीति में भी वो शब्द जुड़ा हुआ है नैतिकता। तो नैतिकता अगर जहाँ पर है तो वो एक अपने आप में आगे चलने वाले मशाल की तरह है और इसको इसी रूप में समझा जाना चाहिए। जिस तरह समाज के कल्याण के लिए लगातार अपनी पुस्तकें लिखकर लोगों को जगाने और उनकी संवेदनाओं को जगाने के लिए बालेंद्र द्विवेदी जी अल्पसंख्यक कल्याण जिला अधिकारी हैं। हम आशा करते हैं कि उनकी पुस्तकों को पढ़ के लोगों की संवेदना अवश्य जागेगी। धन्यवाद आपका सर। बहुत धन्यवाद।